Assalamu alaikum to everyone. Today, let me start our next lecture that is about the phase diagram for one component system. In this lecture, we discuss about the phase diagram. हम यहाँ देखेंगे कि phase diagram basically है क्या and then what information we got from the phase diagram और फिर हम phase diagram draw करेंगे आज for one component system. अगर हम वन कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं डेफिनेटली वी हैव टू डिफाइन सम पर्टिकुलर एग्जांपल. सो वन कंपोनेंट सिस्टम फेज डायग्राम को हम डिस्क्राइब करेंगे in term of the water system. As you know, in previous lecture we talk about the components and the phases etc. और हमने वहाँ पे देखा था कि जो हमारे पास water है that is the one component system. इस लेक्चर में आज हम कोशिश करेंगे कि हम देखें कि फेज डायग्राम क्या है, वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं और फॉर द वन कंपोनेंट सिस्टम. ठीक है, तो फेज डायग्राम टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए भी ड्रॉ की जाती है, लेकिन आज हम इस लेक्चर में वन कंपोनेंट सिस्टम को डिस्कस करेंगे और उसके अंदर जो पर्टिकुलर एग्जांपल है जिस पे हम फोकस करेंगे दैट इज द वाटर सिस्टम. सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर द फेज डायग्राम. ठीक है, फेज डायग्राम को डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सा रिकॉल ले लेते हैं फेज रूल के बारे में. As you know, in last lecture we discuss about the phase rule. बेसिकली जो हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फेज डायग्राम फेज रूल, ये बिलोंग करते हैं फेज इक्विलिब्रियम पे. फेज क्या है? वी ऑलरेडी डिस्कस दैट द स्टेट ऑफ द सिस्टम, कि एक जो सिस्टम है उसकी क्या स्टेट है, आइदर इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड लिक्विड गैसेस और व्हाट फॉर्म, वो किस स्टेट में प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फेज है. अब फेजेस भी हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक हेट्रोजीनियस फेज होती है और एक होमोजीनियस फेज होती है. अगर हम हेट्रोजीनियस फेज की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक से ज्यादा फेजेस आपस में को एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन होमोजीनियस फेज में आप बात करेंगे तो सिर्फ एक फेज ही होती है. कल हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया तो उसके अंदर हमने बड़ा डिटेल से टॉपिक डिस्कस किया था. जैसे अगर आप वाटर को सॉल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं या शुगर वाटर में मिक्स करते हैं तो आपस में मिक्सिबल होते हैं, डिजोल्व होते हैं और आफ्टर मिक्सिंग आपके पास एक ही फेज बनती है. ठीक है, उस वक्त जो सिस्टम का स्टेट है वो एक है, उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपने हेट्रोजीनियस फेज की बात की है तो आप ये कंसिडर करें लाइक अगर आप सैंड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो सैंड को ऐड करने से क्या होता है, सैंड जितनी मर्जी आप वाटर के अंदर उसको मिक्सअप कर लें तो जो सैंड है वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती, बल्कि वो दो अलग अलग फेजेस नजर आ रही होती हैं. तो अगर किसी सिस्टम के अंदर दो फेजेस मौजूद है हम उसे हेट्रोजीनियस फेज कहते हैं, और अगर कोई एक ही फेज प्रेजेंट है तो उसको हम लोग होमोजीनियस फेज कहते हैं. अब जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था दैट इज द फेज रूल. फेज रूल इट इज प्रपोज्ड बाय द गिब्स and there is a mathematical term f is equal to c minus p plus 2 जिसकी डेरिवेशन भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में की थी. द थिंग इज दैट कि फेज रूल हमें इंफॉर्मेशन देती क्या है, फेज रूल बेसिकली प्रोडिक्ट करता है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ independent variable to define the heterogeneous system at equilibrium. अब अगर एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है, आपको पता चल गया है इट कंटेन मोर देन वन फेज, बट हम कहते हैं कि वो एट इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कब उसकी दोनों फेज आपस में को एग्जिस्ट, एक ही वक्त में अगर दोनों फेज आपस में को एग्जिस्ट करेंगी तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो हमारे पास जो फेज रूल है वो किस चीज को प्रेडिक्ट करता है, इट्स बेसिकली प्रेडिक्ट्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम और यू कैन से द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है विच वन फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकती है एक्सेट्रा. तो ऐसे कौन से इनवेरिएबल फैक्टर हैं जो एक हेट्रोजीनियस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे डिफाइन कर सकते हैं, कितने हैं फैक्टर, हाउ मच द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये प्रिडिक्ट करता है फेज रूल. और फेज रूल का एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, जिसमें एफ हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, सी कंपोनेंट होते हैं, पी फेजेस होती हैं. फेजेस सिस्टम कंपोनेंट आपको पता है कि दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिएक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सिस्टम कि कितने कॉन्स्टिट्यूएंट से मिला हुआ है. ठीक है,
और अगर आप लोगों को कंपोनेंट और फेजेस की वैल्यू पता चल जाए देन यू कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एवरी सिस्टम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है इट्स मीन इट इज द नॉन वेरिएंट, अगर वो 1 है मोनो वेरिएंट, 2 है तो बाई वेरिएंट, 3 है तो ट्राई वेरिएंट एंड सो ऑन। तो कल हमने उस चीज को डिस्कस किया था, ठीक है। वो हमें प्रेडिक्शन बता देती है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। आज हम लोगों ने इसी चीज को आगे कंटिन्यूशन में लाने के लिए डिस्कस करनी है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम, देखिए डायग्राम है ना, तो इसका मतलब है दैट हैविंग सम ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स। तो ये एक हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है जो हमें बताती है व्हाट इज द कंडीशन एंड टेम्परेचर एट विच द वेरियस फेजेस आर एग्जिस्टिंग एंड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम वाटर की ही एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए कोट करते हैं, इसको समझना आसान है। अगर वाटर है सॉलिड फॉर्म में है, इट कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इट कैन कन्वर्ट इनटू गैसियस। किस बेस पे ये काम होता है? बेसिकली ये सारा का सारा टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंडेंट है। आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करने से डेफिनेटली प्रेशर चेंज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फेज बदल जाती है। तो फेज डायग्राम हमें क्या बताएगी, ये वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट गिव अस द कंडीशंस कि at which conditions various phases are existing and transform from one phase to another phase। तो उसको हम कहते हैं that is the phase diagram। अब जो फेज डायग्राम है इसके अंदर बेसिकली हमारे पास तीन चीजें हैं। एक हमारे पास यहाँ पे जो होते हैं वो एरिया है, ठीक है। एक हमारे पास फेज डायग्राम में कर्व्स होते हैं और एक हमारे पास लाइन या पॉइंट्स, तीन चीजें आती हैं। अगर आप एरियाज की बात करेंगे, जब हम आगे ड्रॉ करेंगे तो आपको वहां पे ज्यादा क्लैरिफाई होगा। यहाँ पे आप सिर्फ ये समझ लें कि जो एरियाज फेज डायग्राम के अंदर हमें बनते हैं वो बेसिकली हमें फेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, फेज के बारे में। इसके बाद जो हमारे पास कर्व्स हैं, जो बेसिकली जो कर्व्स हैं वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देती हैं, कर्व्स बेसिकली हमें कंडीशंस के बारे में बता देती हैं कि एट विच कंडीशन विच वन फेज इज प्रेजेंट। और अगर कोई कर्व जो है वो चेंज हो रहा होता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि आपकी कंडीशन यहाँ से वेरी कर रही है, और जैसे ही कंडीशन वेरी करेगी डेफिनेटली उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फेज भी कन्वर्ट हो जाती है। कर्व, लाइन, पॉइंट सब एक ही बात आ जाती है। इसके अलावा जो तीसरी चीज है जो हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊं, वो क्या है, दैट इज द ट्रिपलेट पॉइंट। फेज डायग्राम के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास है ट्रिपलेट पॉइंट है। कल हम लोगों ने जो फेज रूल ड्राइव किया था उसके अंदर जो कंक्लूजन में हमने यहाँ पे ट्रिपलेट रूल को थोड़ा सा डिस्कस किया था, जहाँ पे ये हमने पॉइंट पढ़ा था, पॉइंट नंबर 2 था उसका, कि जो ट्रिपलेट पॉइंट है ना, अगर वहां पे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हो तो क्या होता है, वहां पे आपकी हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों? अच्छा, पहले तो ये कि ट्रिपलेट पॉइंट है क्या। ट्रिपलेट पॉइंट वो है जहां पे हेट्रोजीनियस फेज आपस में को एग्जिस्ट करेंगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर, तो ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे वाटर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसका ट्रिपलेट पॉइंट है। और ये बात फेज रूल के जो कंक्लूजन में हमने देखी थी कि ट्रिपलेट पॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। उसकी क्या वजह है? देखिए ट्रिपलेट पॉइंट अगर मैं वाटर के लिए ही कंसीडर कर लेती हूँ तो हमारे पास जो फेज रूल है वो किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। सी मेरे पास कंपोनेंट है, पी मेरे पास फेजेस है। अगर आप वाटर की बात करो तो एक ही कंपोनेंट है। ट्रिपलेट पॉइंट पे कितनी फेजेस मौजूद हैं, 3 मौजूद हैं, प्लस 2 करो, इसको सॉल्व करो तो क्या आपके पास आ जाता है, 0। तो फेज रूल के एक कंक्लूजन में एक ये भी क्लॉ था कि जो ट्रिपलेट पॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होती है, वो 0 होती है। इसके अलावा हमने ये देखा था कि एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ फेजेस द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी डिक्रीज, बट एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ कंपोनेंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इंक्रीज। तो ये कुछ उसके पॉइंट्स थे। सो लेट्स मूव टू वर्ड दिस वन टॉपिक। इस पे ही फोकस हम करते हैं कि फेज डायग्राम में हमें 3 चीजें मिलेंगी, एरियाज मिलेंगे, कर्व्स मिलेंगी और उसके साथ ट्रिपलेट पॉइंट मिलेगा। और हम एरियाज की भी अलग से डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं, कर्व्स की भी, और ट्रिपलेट पॉइंट एक्सेट्रा सबकी। अब जो नेक्स्ट चीज है कि जो फेज डायग्राम है वो डिपेंड किस पे करती है, अपॉन द कंपोनेंट सिस्टम इन द सिस्टम।
दोनों के लिए वन सिस्टम, टू सिस्टम दोनों के लिए होती है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो वन सिस्टम को ही करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह वी विल आल्सो डिस्कस द टू कंपोनेंट सिस्टम। और अगर आप टू कंपोनेंट सिस्टम की बात करते हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इन विच द टू कंपोनेंट है ना, सो दे मे बी रिएक्ट एंड दे डू नॉट रिएक्ट। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। अगर दोनों कंपोनेंट रिएक्ट करेंगे डेफिनेटली उनका बिहेवियर अलग हो जाएगा, और अगर दोनों कंपोनेंट आपस में रिएक्ट नहीं करते लेकिन वो आपस में मिसिबल है, सॉल्युबल है, बट दे डू नॉट रिएक्ट, तो उसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर दो कंपोनेंट रिएक्ट कर रहे हैं देन दे आर फर्दर क्लासिफाइड द सिस्टम हैविंग द कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट एंड द सिस्टम हैविंग द इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। तो कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है कि ऐसा सिस्टम जिसमें अगर दो चीजें आपस में रिएक्शन कर रही हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट एडअप हो जाएगा, ठीक है। और अगर उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी द इनकॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये फेज डायग्राम की क्लासिफिकेशन थी। हमारा जो सिलेबस है या जो पार्ट ऑफ कंटेंट है उसके अंदर हमारे पास वन कंपोनेंट सिस्टम और टू कंपोनेंट सिस्टम दोनों हैं, तो इनको हम लोगों ने डिस्कस वन बाय वन करना है और हम कोशिश करेंगे इनको करने की। आज हम लोग सिर्फ वन कंपोनेंट सिस्टम के ऊपर रहेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो टू कंपोनेंट सिस्टम है उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। So let me start from the phase rule for the one component system। आपको पता है कि phase rule हमें बताता क्या है, the least number of phases possible in a system जो होती है वो basically हमारे पास एक ही होती है। लेकिन अगर आप phase rule की बात करते हैं तो वो हमें यहाँ पे ये भी एक जो important बात है फेज रूल के C इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2 है, तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमें कंपोनेंट पता होने चाहिए, फेजेस पता होने चाहिए। अगर आपके पास एक ही फेज है और एक ही कंपोनेंट है, आप उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें तो वहां पे आपके पास क्या आएगा, आंसर 2। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक कंपोनेंट सिस्टम है, वन कंपोनेंट सिस्टम है, इट रिक्वायर टू वेरिएबल टू बी फिक्स्ड इन ऑर्डर टू डिफाइन अ कंप्लीटली सिस्टम। कि आपको दो वेरिएबल चाहिए होंगे जिनको फिक्स करने से आप एक सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। और यूजली वन कंपोनेंट सिस्टम में जो टू वेरिएबल हम डिस्क्राइब करते हैं दैट विल बी द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो जो वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए फेज डायग्राम है हम उसको P वर्सेस T प्लॉट या P वर्सेस T डायग्राम भी कहते हैं। P मींस प्रेशर एंड T मीन द प्रेशर टेम्परेचर। तो अब जब हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास एक ही फेज है और एक ही अगर कंपोनेंट है उसके हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट किया था, तो वहां पे आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं हमारे पास आंसर आया था 2। इसका क्या मतलब है, वन कंपोनेंट सिस्टम रिक्वायर्स मैक्सिमम टू वेरिएबल, ठीक है, टू बी फिक्स्ड। अगर दो वेरिएबल आप फिक्स कर दें तो आपका जो सिस्टम है वो कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा। इन केस ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम जो फेज डायग्राम आपको पहले भी बताया है वो एरियाज, कर्व्स वगैरह के ऊपर डिपेंड करती है। जो पॉइंट्स हैं फेज डायग्राम में वो नॉन वेरिएंट सिस्टम प्रेजेंट करता है, ठीक है। पॉइंट का क्या मतलब है, ट्रिपलेट पॉइंट, यानी कि जहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस होती है। नॉन वेरिएंट का क्या मतलब है कि ऑलवेज डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 0। इसी तरह जो एरियाज है वो बाई वेरिएंट है। बाई वेरिएंट का क्या मतलब है, इट्स डिपेंड अपॉन द एटलीस्ट टू वेरिएबल दैट टू हैज टू बी फिक्स्ड। और जो लाइन और कर्व है वो हमारे पास यूनिवेरिएंट है, जिसका मतलब है कि वहां पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 है। यहाँ पे ये हमने चीजें डिस्कस तो कर ली हैं, लेकिन आगे हम इसको बकायदा डिस्क्राइब करेंगे, खुद कैलकुलेट करके देखेंगे कि आइदर ट्रिपलेट पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, दैट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द वेरिएबल, और अगर एरियाज हैं तो क्या वाकई ही बाई वेरिएंट है, दे नीड्स टू वेरिएबल, टू फैक्टर टू डिफाइन द इक्विलिब्रियम। और जो लाइंस और कर्व्स वगैरह हैं क्या दे आर द मोनोवेरिएंट, दे नीड ओनली वन वेरिएबल टू बी फिक्स, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो हमारे पास वाटर सिस्टम है एंड सल्फर सिस्टम है। आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी द वाटर सिस्टम। इसके अलावा जो सल्फर सिस्टम है वो भी हमारे पास वन कंपोनेंट सिस्टम में ही आती है। और जो सल्फर है बेसिकली इट कैन एग्जिस्ट इनटू 4 डिफरेंट फेजेस। S4 सबसे पहले हमारे पास ये S मोनोक्लिनिक होती है, इन विच ऑल द एंगल एंड ऑल द लेंथ ऑफ द क्रिस्टल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है।
इसके बाद जो सल्फर है वो रोम्बिक में चेंज हो जाती है, उसके बाद जो सल्फर है वो लिक्विड में चेंज होती है, एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू द वेपर। तो इसकी 4 फेजेस है। बट आपको कल एक मैंने क्वेश्चन बताया था, फॉर द वन कंपोनेंट सिस्टम वी हैव टू डिस्कस मैक्सिमम फेजेस 3। तो सल्फर के पास तो 4 फेजेस है। अगर आप 4 फेजेस और 4 को डिस्कस भी करना चाहते हैं तो हम नहीं कर सकते। उसकी क्या रीजन है, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, क्योंकि उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारे पास नेगेटिव में आती है। सो यू हैव टू इग्नोर वन ऑफ द फेज, किसी भी वन फेज को इग्नोर करें, देन यू कैन ड्रॉ इजिली इट्स फेज डायग्राम टू। लेट वी स्टार्ट द वाटर सिस्टम। आपको पता है वाटर क्या है। वाटर एक वन कंपोनेंट सिस्टम है और एक ये सिंगली केमिकल कंपाउंड है जो पूरे सिस्टम को, पूरा सिस्टम में फेजेस उसकी डिफरेंट है। आइस भी है, वाटर लिक्विड फेज में भी है, वेपर फेज में भी है, गैसियस फेज में, बट every phase having only water. So you can say that water consists of the 3 phases, but it has only the one component. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके दरमियान इक्विलिब्रिया आइस और वेपर के दरमियान में भी आ सकता है, ठीक है। एंड आइस इनटू वाटर, देन द वाटर इनटू वेपर। तो ये तीनों इक्विलिब्रिया मेंटेन हो सकते हैं वाटर सिस्टम के अंदर। और जो ये एग्जिस्टेंस है इक्विलिब्रियम की एट पर्टिकुलर स्टेट डिपेंड अपॉन द कंडीशन एंड टेम्परेचर, के कौन सी कंडीशन होगी, कौन सा टेम्परेचर होगा या कौन सा प्रेशर होगा जो रिक्वायर्ड होगा ये इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है और ये वेरी करेगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि वाटर जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 सेल्सियस डिग्री है, 180 है। सिमिलरली उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है इट विल बी द 0 डिग्री 180 एम। तो इस तरह टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से इक्विलिब्रियम जोन से हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और वहाँ पे जो हम पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम को अगर देखना चाहते हैं तो हमें कंडीशंस को फिक्स करना पड़ेगा, जो हम आगे इसकी जो फेज डायग्राम है उसके अंदर करेंगे। तो वाटर सिस्टम की फेज डायग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास हम एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे जो हम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में ड्रॉ करेंगे। और ये जो हमारे पास ग्राफ है इसको हम वाटर फेज डायग्राम भी कहते हैं, वन कंपोनेंट फेज डायग्राम भी कह देते हैं। इसको हम पी वर्सेस टी प्लॉट, पी वर्सेस टी डायग्राम फॉर द वाटर सिस्टम भी कहते हैं, जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके, सो दिस इज द डायग्राम फॉर द वाटर सिस्टम। अच्छा, इसको ना ड्रॉ करने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में भी आता है। तो इसको ड्रॉ करने का भी जो तरीका है यहाँ पे तो ऑलरेडी ड्रॉ हुई है। मैं यहाँ पे ड्रॉ तो ऐसा चीज नहीं कर सकती, बट आई विल गिव यू द क्लू कि आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो डिस्क्राइब करती हूँ। तो देखिए, अगर आपने इसको ड्रॉ करना है ना, सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ दिस वन एक्सिस, ठीक है। जो ये हमारे पास वाई एक्सिस है इसको मैं वाई लिख देती हूँ, और ये हमारे पास जो उनसे आप लोगों ने एक्स एक्सिस ड्रॉ की है। तो हमने डबल साइडेड एक्सिस ड्रॉ कर दी है, सो के अगर आप नहीं भी करेंगे देन डजेंट मैटर। अच्छा, इसके बाद एक्सिस ड्रॉ करने के आपने सबसे पहले ये वाला पॉइंट, यानी कि आपने ये जो डॉटेड लाइन है जिसको मैंने नंबर 1 कहा है, ये ऐसे पूरे ड्रॉ करना है, देन इट विल कम टू दिस वन, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। देन अगेन एट सम डिस्टेंस यू ड्रॉ द सेम, एक आप लोगों ने हॉरिजेंटल लाइन लगाई, देन फिर वर्टिकल। अगेन आपने फिर इस तरह 3 जोन सी हैं, वो जो ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही हैं, और जो बिल्कुल इसी तरह के आपने यहाँ से हॉरिजेंटल शुरू करना है और फिर आपने इसको वर्टिकली एक्स एक्सिस के साथ जोड़ देना है, ठीक है। सबसे पहले वाई एक्सिस ड्रॉ किए, एक्स एक्सिस ड्रॉ किए, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस डॉटेड लाइन। अब ये जो आप लोगों ने देखें, अगर आप लोगों के पास क्या होगा, एक ये वाला आपके पास सिर्फ अभी कर्व आ जाएगा, देन सेकंड वन एक ये कर्व आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो आप लोगों ने कर्व बनाए हैं, ये जहां पे पॉइंट हो रहे हैं आप ना वहां पे पॉइंट लगा लो, इस तरह पॉइंट लगे, तीनों पे आपने पॉइंट लगा देना है, और एक आप यहाँ पे लगा लें। इन पॉइंट्स को आपस में आप लोगों ने जोड़ देना है। तो देखें, ये मैंने ये जोड़ा, देन दिस वन, ठीक है। अगर मैं इसको चले जोड़ के ही दिखा देती हूँ, एक ये कर्व बन गया, एक आपके पास ये कर्व बन गया, एंड देन यू आर हैविंग द दिस वन कर्व।
अभी आपने ये सपोज करना है कि यहाँ पे कुछ लेबलिंग वगैरह नहीं हुई, ठीक है। ये कर्व बन गए, ये कर्व कैसे बने, इनकी क्या पोजीशन होगी, आप लोगों को बताया है कि आप लोगों ने पहले एक्स से, जैसे अगर मैं इधर ड्रॉ करूं कि आप लोगों ने पहले यूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेने हैं, फिर आप लोगों ने डॉटेड लाइन के साथ एक यूं कर्व ड्रॉ किया, देन अगेन आप लोगों ने यूं किया, एंड देन यू आर आल्सो ड्राइविंग द थीट, और ये आपने डॉटेड के साथ करनी है। फिर जो इनके बिल्कुल कॉर्नर टॉप्स हैं वहां पे ऐसे पॉइंट्स बना लें, और इन पॉइंट्स को आपस में आप लोगों ने क्या करना है, जोड़ के कर्व बना लेना है, ठीक है। दिस इज द दिस वन हो गया। इनको आप लोग लेबल कर दें। जो आपके पास यहाँ पे सेकंड नंबर पे, इसको आपने हमेशा ओ ही कहना है, दैट इज अ ट्रिपलेट पॉइंट, और बाकी आप लोग अपनी मर्जी से भी लेबलिंग कर सकते हैं, बट कन्वीनियंटली हम इसको ए कह देते हैं, इसको बी कहते हैं, डी, ठीक है। इस वाले कर्व को, जो फ्यूजन कर्व है, यू जस्ट इग्नोर इट, इसको आप लोग छोड़ें, इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेट मी लुक ओवर हेयर कि हमारे पास यहाँ पे जो अब जो आ चुका है, वेट अ सेकेंड, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके, अच्छा, अब डी पॉइंट पे ना, अगर मैं यहाँ पे नीचे जो ये लाइन डॉटेड खींची थी, वहां पे अगर मैं टेम्परेचर लिखूं, दैट इज द 100 डिग्री, ठीक है। और अगर इसको बिल्कुल जो वाई एक्सिस के साथ जो आके मैच हो रहा है, वहां पे प्रेशर कितना है, 180 है। तो 1 ATM हो, 100 डिग्री हो, तो वो कौन सा पॉइंट होता है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास यहाँ पे डी है, ये क्या है, सॉरी, दैट इज द डी, जो डी क्या है मेरे पास, दैट विल बी द बीपी। व्हाट इज द बीपी? नॉट द ब्लड प्रेशर, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इज इट? ओके, डन। नाउ इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर टिल 374 डिग्री, ठीक है, और ये वाला देखें, ये ऊपर जाके बी पॉइंट से मिल रहा है, और अगर ये 374 डिग्री है यहाँ पे टेम्परेचर, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि प्रेशर भी इंक्रीज है, दैट इज बी द 218 ATM. So what is the that point? It is the point basically where all the water convert into the vapors. और इसके बाद अगर आप मजीद आगे जाएंगे प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ा के, तो क्या होगा, दैट इज द सुपर क्रिटिकल लिक्विड, यानी कि जो बी पॉइंट है, ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब है कि ये वो पॉइंट होता है जहां पे जो वाटर है वो इट कन्वर्ट इनटू द गैसियस फेज, ऑल द वाटर कन्वर्ट इनटू द वेपर्स। और अब आगे अगर फर्दर आपने यहाँ से आगे टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की, देन यू विल नेवर कन्वर्ट बैक द वेपर्स इनटू वाटर, इट कैन एग्जिस्ट इन द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ठीक है। तो बी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल क्यों कहते हैं कि यहां तक अगर आप देखें, तो हम लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं कि डी से बी तक यहाँ पे वाटर वेपर बनना शुरू हुए। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, व्हेन द इंटरनल प्रेशर विद मीट विद एक्सटर्नल प्रेशर, द वाटर विल बॉइल। तो डी पॉइंट पे टेम्परेचर 100 डिग्री था, प्रेशर 1 ATM था, वाटर बॉयल हुआ, वाटर बॉयल हुआ तो उसमें से वेपर निकले, आपने फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज किया, फर्दर वेपराइजेशन हुई, और 374 डिग्री और ATM टू 18 डिग्री तक ले जाते हुए क्या हुआ कि तमाम का तमाम लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो गया गैसियस फेज में। लेकिन इस गैसियस फेज में इस जो टेम्परेचर है, इस जो पर्टिकुलर और जो टेम्परेचर है, उसको हमने क्रिटिकल पॉइंट कह दिया। क्यों? क्योंकि अगर हम इससे ज्यादा आगे जाएंगे, देन यू विल नेवर कन्वर्ट बैक द वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड। उसके बाद इस टर्म एज द सुपर क्रिटिकल लिक्विड, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए, एक हमारे पास डी पॉइंट है जो बॉइलिंग पॉइंट है, वहां पे जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री और प्रेशर 1 ATM है। सिमिलरली अगर इस हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया 374 डिग्री तक, और हमने प्रेशर जो है वो 218 किया, तो वहां पे हमारे पास जो पॉइंट आया है, दैट विल बी द बी पॉइंट एंड इट नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ आ गई। ओके, नाउ मूव टूवर्ड बैक। अगर हम इसे थोड़ा सा बैक जाएंगे, तो हमारे पास ये जो ओ पॉइंट है, बेसिकली ये मेरे पास क्या है, दैट विल बी द ट्रिपलेट पॉइंट। ट्रिपलेट पॉइंट को थोड़ा सा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पे वाटर की तीनों फेजेस, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों की तीनों आपस में को एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, वेट अ सेकेंड, आई जस्ट डिस्कार्ड इट, लिख ओवर हियर, ठीक है। अब सही क्लियर हो गया स्क्रीन। अच्छा जी,
तो देखें जी, ये जो ट्रिपलेट पॉइंट है इसको भी, जहां पे ये जो हमने तीसरा कर्व ड्रा किया था ये है, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर देखें 0.0098 और जो प्रेशर है 5.48 mmHg, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ mmHg है, मिलीमीटर मर्करी, या इसको हम लोग टॉर भी कहते हैं। इसको मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर देखें जो वन हमारे पास एटीएम होता है ना, वो इक्वल होता है, जो वन एटीएम होता है ना वो 760 टॉर के या 760 mmHg के इक्वल होता है। ये प्रेशर की यूनिट है, दैट विल बी द इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, mmHg भी इसको कह लेते हैं और इसको हम लोग टॉर भी कह लेते हैं। तो अब हमारे पास प्रेशर है 4.58, ठीक है। तो अगर 768 जो अगर मेरे पास HHmg या टॉर होंगे तो वो एक एटीएम के इक्वल है। तो अगर 4.58 टॉर या 4.58 एचएम, तो कितने एटीएम बनेंगे? तो एंड इट विल बी द 0.006 एटीएम। तो देखें ये बिल्कुल मतलब कि पॉइंट्स के अंदर एटीएम में अगर आप लिखना चाहें तो यू कैन, बट हमने जरा कन्वीनियंट पे जरा होल नंबर के लिए 4.58 mm को इसलिए यूनिट बदल लिया है। ये 4.58 एटीएम नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये 4.58 mmHg है, जो कि लोअर यूनिट है। जैसे हमारे पास होता है ना ग्राम इंटू किलोग्राम, ग्राम कम होते हैं किलोग्राम ज्यादा होते हैं, सिमिलरली एटीएम बड़ा यूनिट होता है और जो mmHg या टॉर होता है, इसको हम दूसरे लफ्जों में टॉर भी कहते हैं, वो हमारे पास एक छोटा यूनिट है। तो देखें जी, जो वाटर का ट्रिपलेट पॉइंट है उसकी क्या कंडीशन फिक्स है? वहां पे प्रेशर होना चाहिए 4.58 टॉर या 4.58 mmHg या 0.006 एटीएम, ठीक है, इतना प्रेशर हो अगर, और 0.0098 सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर अगर हम मेंटेन करते हैं कंडीशन फिक्स करके, तो दैट विल बी द ट्रिपलेट पॉइंट फॉर वाटर। What does it mean? It means that this is a point where the water, liquid and gas that will coexist at this point. ठीक है, ट्रिपलेट पॉइंट की आ गई। अब अगर ट्रिपलेट पॉइंट से हम लोग को फर्दर जो नीचे आए हैं, तो देखें जो ए पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर देखूं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट विल इज इक्वल टू 273.5 degree, that will be equal to the 0 Kelvin, and this is a temperature that will be not attainable. Why? Because this is a temperature that is not still applicable where all the gases can be liquefied before converting to gases। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ये पे इम्पोर्टेंट बात है। ओके जी, तो अच्छा जी, सो ये हमारे पास वाटर का ट्रिपलेट पॉइंट आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ए पॉइंट है। ए पॉइंट हमारे पास वो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट विल बी नॉट अटेनेबल, इट विल बी द 0 केल्विन और -273.5 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल जो वाटर है वो आपका सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि ये तो 0 से भी बहुत कम टेम्परेचर है। ऑल दो दिस इज नॉट अटेनेबल, लेकिन इसके करीब करीब तक जो अब साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं, तो ये हमारे पास टेम्परेचर तो है और ये बहुत लो टेम्परेचर है जहाँ पे वाटर डेफिनेटली सॉलिड फॉर्म में होगा। अच्छा जी, अब एक ट्रिपलेट पॉइंट से हमने एक और कर्व ड्रॉ किया है जो जाके टच कर रहा है किसको? क्रिटिकल पॉइंट को।
ठीक है। तो जहां से इसने क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस किया है, तो ये जो, और यहाँ से पहले इसने बॉइलिंग पॉइंट पे जो कर्व था उसको भी क्रॉस किया है, देन इसके बाद उसने क्रिटिकल पॉइंट को भी क्रॉस किया, तो ये हमारे पास एक कर्व बन गई। अब टोटल हमारे पास कितनी कर्व बनी है? एक बनी है ओ से ए, एक बनी है ओ से डी, ओ से बी, सॉरी ओ से बी, एंड दैट वन इज द ओ टू सी। तीन कर्व्स बन चुकी हैं। एक मेरे पास है ओ सी, एक मेरे पास है ओ ए, और एक मेरे पास क्या बन गई है? ओ बी। हर कर्व अलग है। अगर आप ओ से ए की बात करेंगे, दैट इज द कर्व नोन एज द सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व का क्या मतलब है? व्हेन सॉलिड कन्वर्ट इनटू द गैस डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। सिमिलरली ओ से बी जो है वो वेपराइजेशन कर्व है। उसका क्या मतलब होगा? दिस इज द टेम्परेचर और प्रेशर एट विच द लिक्विड कन्वर्ट इनटू द वेपर। ठीक है। सिमिलरली ओ से सी वो पॉइंट है इन विच अ लिक्विड कैन कन्वर्ट इनटू द सॉलिड। फ्यूजन कर्व है ना। फ्यूजन का क्या मतलब होता है कि वहां पे जो आपस में हमारे पास आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्यूज्ड हो रहे हैं। तो तीन तरह की कर्व है। ओ ए सब्लिमेशन कर्व है। सब्लिमेशन किसके दरमियान इक्विलिब्रियम बनाएगी? ये कर्व किसको बताएगा? इट विल बी द सॉलिड एंड गैस। वेपराइजेशन कर्व बिटवीन लिक्विड एंड वेपर्स के इक्विलिब्रियम को बताएगा। एंड ओ सी फ्यूजन जो कर्व है वो किसको बताता है? दैट विल टॉक अबाउट द solid and between solid and liquid। ठीक है। सो यहाँ तक अभी तक हमने इसको पढ़ा है। आई गिव यू टू द 5 मिनट। आप लोग इसको ड्रॉ करके एक बार देखें। जैसे बताया है कि पहले एक्सिस ड्रॉ करें, उसके बाद डॉटेड लाइन के 3 कर्व्स ड्रॉ करें, और इसी तरह ये कर्व्स ड्रॉ करें। लुक एट द स्क्रीन, स्क्रीन से देखें और इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। ओके ठीक है। सो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अच्छा, इसमें हमारे पास कर्व आ गए। कर्व का हमें पता चल गया, ट्रिपलेट पॉइंट का पता चल गया। अब एरिया देखिए, हमारे पास एक एरिया बनेगा ओ बी सी, और यहाँ पे हमारे पास वाटर किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि ये ओ बी सी कौन सा एरिया है जहाँ पे वाटर एग्जिस्ट कर रहा है? लिक्विड फॉर्म में। एक एरिया बना है ओ ए बी, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? गैस फेज में। एक एरिया बना है दिस वन ओ सी ए, ठीक है, दिस इज द ओ सी ए। तो ये एरिया बना है जिसमें वाटर एग्जिस्ट कर रहा है सॉलिड फॉर्म में। ओ बी सी, ये जो एरिया है दिस वन, इसको मैं स्टार से पॉइंट आउट करती हूँ, ये एग्जिस्ट कर रहा है एज द जो लिक्विड वाटर है। और ओ बी ए जो एरिया है, ये हमारे पास कौन सा एरिया है? दैट विल बी शोन द गैसियस फेज। ठीक है। तो ये क्रिटिकल डायग्राम है। इसके अपने टेम्परेचर ध्यान से देख लेने हैं अगर आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं। बी पॉइंट पे क्या टेम्परेचर है, डी पॉइंट पे क्या टेम्परेचर और प्रेशर है, ट्रिपलेट पॉइंट का क्या टेम्परेचर प्रेशर है, इटसेट्रा। अच्छा जी, एक और यहाँ पे जो कर्व है डॉटेड लाइन में ए डॉट, दैट विल बी द मेटास्टेबल कर्व। बेसिकली ये कर्व इक्विलिब्रियम बताएगा बिटवीन सॉलिड एंड वेपर।
आपको पता है ना, कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं, ऐसी जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, जिनको अगर हम जैसे हम कहते हैं कि इट कन्वर्ट इनटू गैस डायरेक्टली, तो कुछ ऐसी भी गैसेस होती हैं जिनको हम चिल करते हैं तो वो बजाय इसके लिक्विफाइड हो वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये जो मेटास्टेबल कर्व है, ये वही है कि व्हेन देयर इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपर्स एंड सॉलिड। ठीक है, तो मेटास्टेबल कर रहा है, इसकी एज सच वाटर डायग्राम के अंदर सिर्फ हमने इसको डॉटेड लाइन के साथ इसीलिए लिखा है कि दिस इज द एक्सेप्शन। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। यहाँ पे हम लोगों ने जो डिफरेंट कर्व्स बनाए हैं, कौन सा कर्व क्या है उसकी बकायदा डिस्क्रिप्शन है, एरिया, ट्रिपलेट पॉइंट सारा, और वहाँ पे कौन कौन सी फेजेस मौजूद है, उनके नाम भी लिखे हैं इस टेबल में, उनकी नंबर ऑफ फेजेस और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकली हैं। ठीक है, जैसे ओ बी जो हमारे पास कर्व है, वेपराइजेशन कर्व है, वेपराइजेशन किसके दरमियान है, लिक्विड एंड वेपर में, 2 फेजेस हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें, इट विल बी द यूनिवेरिएंट। ए ओ ए कर्व है, ओ सी कर्व है, ओ ए डैश कर्व है। तो कोई भी कर्व है आपको पता होना चाहिए। सब्लिमेशन सॉलिड एंड वेपर, फ्यूजन सॉलिड एंड लिक्विड, वेपराइजेशन लिक्विड एंड वेपर, मेटास्टेबल लिक्विड एंड वेपर। ठीक है, इसके अलावा एरियाज भी आपको बताए थे कि ए ओ सी आइस एरिया सॉलिड एरिया, बी ओ सी जो है वो लिक्विड एरिया, एक ही फेज है, ए ओ बी जो है हमारे पास वो बेसिकली वेपर फेज है, एक ही फेज है, और उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। इसी तरह जो हमारे पास 0 पॉइंट है, ये जो है हमारे पास ये बाई वेरियंट है, इसका इनवेरियंट है। इसका क्या मतलब है कि तीनों फेजेस आपस में को एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वेरी है। तो जो हमने पहले लेक्चर में देखा था कि हमारे पास जो ट्रिपलेट पॉइंट है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इनवेरिएंट है और 0 है। 0 का क्या मतलब है, देयर विल नॉट डिपेंडेंट, ये आर इंडिपेंडेंट, देयर वैल्यू विल बी फिक्स्ड। बाइवेरिएंट का क्या मतलब है, that you need there are two variable you have to fix in order to define a system at equilibrium। और 1 का क्या मतलब है, there will be the only one variable that have to be fixed in order to define the system। तो ये जो टेबल है इसको आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, so this is all about the today's lecture। if you have any question you can contact me, you can comment on the lecture। okay, thank you।